हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट जून 2024 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गैट? ऑप्शंस हैं ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ओनली थ्रू टैरिफ्स, स्टेबल ट्रेड, कंसल्टेशन, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स गैट के हैं। तो गैट दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947 में बाय 23 मेंबर स्टेट्स। 23 स्टेट्स थी जिन्होंने मिलकर इस अग्रीमेंट को साइन किया था 30 अक्टूबर 1947 में। जो मेन पर्पस था गैट का वो ये था कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिवाइज किया जाए या उनको रिमूव किया जाए ताकि फ्री ट्रेड हो सके बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें पहला है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भी ट्रेड होगा वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो पहली चीज ये है कि जो टैक्स रेट आप एक कंट्री के लिए रखते हो वही टैक्स रेट आपको दूसरी कंट्री पर भी लगाना है। प्लस जो भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो अपनी कंट्री में, इसको हमको कैसे ट्रीट करना है एज आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसी आपकी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी, जिस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हो उसी तरीके से जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनको भी आपको ट्रीट करना है। दूसरा है प्रोटेक्शन ओनली थ्रू टैरिफ्स। ट्रेड बैरियर्स होते हैं ये दो तरीके के आपके हो सकते हैं। एक होता है आपके टैरिफ बैरियर्स, दूसरे होते हैं आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या हो गया? बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टैक्सेस की। और नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कोटा। तो गैट में स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन की जो बात की गई है कि एक कंट्री जो प्रोटेक्शन करती है वो किस बेस पर होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ। टैरिफ बैरियर लगा करके आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं या प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक गुड्स का, ना कि नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के। अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे होते हैं तो उसकी वजह से जो ट्रेड होता है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है। अगला है स्टेबल ट्रेड। ट्रेड स्टेबल होना चाहिए, आपस में जो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं वो स्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कंसल्टेशन। कोई भी एक्शन अगर एक नेशन दूसरे मेंबर नेशन पे लेना चाहता है जिसकी वजह से उसका ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो या ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़े, तो उस केस में पहले म्यूचुअल कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, आपस में बात कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल है गैट का। अगला दिया है देखिए अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये तो कहीं से भी प्रिंसिपल नहीं हो सकता गैट का कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो अनफेयर रहे। तो यहाँ देखिए ए बी सी और डी चारों ही क्या है? प्रिंसिपल्स हैं गैट के। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस दिए गए हैं और लिस्ट टू में उनकी मीनिंग दी गई है। जो इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस दिए गए हैं वो हैं आपके एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक, और उनसे रिलेटेड यहाँ पर मीनिंग्स दी गई हैं। तो बेसिकली यहाँ किसकी बात की जा रही है? EPRG फ्रेमवर्क की। ये फ्रेमवर्क स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसको EPG फ्रेमवर्क कहा जाता था, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। स्टार्टिंग में ओरिजिनली इसको EPG मॉडल कहा जाता था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1969 बाय पर्ल मटर। इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था अपने आर्टिकल में द टॉर्टस इवोल्यूशन ऑफ मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस। इस आर्टिकल में इन्होंने EPG मॉडल के बारे में बताया था 1969 में। लेटर ऑन इसमें रीजियोसेंट्रिक को भी इंक्लूड किया गया था। इसको इंक्लूड किया गया इन द ईयर 1973। इन द ईयर 1973 रीजियोसेंट्रिक वाज आल्सो एडेड बाय विंड, डगलस एंड पर्लमटर। EPG फ्रेमवर्क है, EPRG फ्रेमवर्क है, ये क्या है? कुछ ओरिएंटेशंस हैं या फ्रेमवर्क हैं जो बताते हैं कि जब किसी को इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है तो कैसे वो अपने डिसीजंस ले। दैट मीन्स क्या फ्रेमवर्क, क्या तरीका वो इस्तेमाल करे इंटरनेशनल मार्केट में एंटर
करने के लिए। दो तरीके की चीजें होंगी जिसके थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किया जा सकता है। पहला है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, दैट मीन्स कि एक तरीके का जो आपका सिस्टम चला आ रहा है, एक तरीके का जो सिस्टम है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसका इस्तेमाल करना। दूसरा है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम जो मेथड्स हैं उसको कस्टमाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का एक सेट फॉर्मेट है, एक सेट फॉर्मेट का इस्तेमाल करना, और कस्टमाइजेशन का मतलब है कि अकॉर्डिंगली चीजें चेंज करना। तो एक एक करके अप्रोचेस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच, इसको हम होम कंट्री ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ऑफर करती है उसी तरीके से वो अब्रॉड भी उनको ऑफर करती है। दैट मीन्स कि ये जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच है इसमें बिजनेस ये मान लेता है कि जो कंज्यूमर डिमांड होगी या मार्केट की सिचुएशंस होंगी वो ग्लोबल मार्केट में भी सिमिलर है लाइक डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जो सिचुएशन है वैसी ही सिचुएशन हमको ग्लोबल मार्केट में भी मिलेगी, ऐसा बिजनेसेस अज्यूम कर लेते हैं अंडर इथनोसेंट्रिक स्ट्रेटजी। दैट मीन्स यहाँ वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं कि जो सिस्टम, जो रूल्स रेगुलेशंस हम अपने कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं, वही हम यूज़ करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करने के लिए, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की भी जो सिचुएशंस हैं वो सिमिलर हैं टू आवर डोमेस्टिक मार्केट। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता है नई मार्केट स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करने में। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग में अब हम देख लेते हैं कि इथनोसेंट्रिक से एसोसिएटेड क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मीनिंग दिया है, कंपनीज एस्टैब्लिश फॉरेन सब्सिडियरी एंड एम्पावर देयर एग्जीक्यूटिव्स। दूसरा दिया है, द डोमेस्टिक कंपनीज व्यू फॉरेन मार्केट एज एन एक्सटेंशन टू डोमेस्टिक मार्केट। ये देखिए यही हम लोगों ने अभी देखा कि फॉरेन मार्केट को ट्रीट करती है एज अ डोमेस्टिक मार्केट, यानी इथनोसेंट्रिक का आपका यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। दूसरा देख लीजिए पॉलीसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिज्म। पॉलीसेंट्रिज्म क्या करता है, कस्टमाइजेशन की बात करता है कि जैसी सिचुएशन होगी इंटरनेशनल मार्केट में उस हिसाब से हम कस्टमाइजेशन करेंगे। दैट मीन्स कि किसी नए मार्केट में एंटर करने से पहले ये देखा जाता है कि वहाँ के मार्केट की सिचुएशन क्या है, वहाँ के कंज्यूमर की टेस्ट, प्रीफरेंसेस, लीगल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, कल्चरल सिचुएशंस, कस्टम्स क्या हैं, उस बेस पर हम प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मीनिंग, कंपनीज एस्टैब्लिश फॉरेन सब्सिडियरी एंड एम्पावर देयर एग्जीक्यूटिव्स, ये आपका रिलेटेड हो गया पॉलीसेंट्रिज्म से। थर्ड है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। बिजनेस क्या करते हैं कि टारगेट क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ नेशंस को। रीजियोसेंट्रिक में क्या किया जाता है कि जो बिजनेस होता है वो क्या करता है, रीजन को टारगेट करता है, ऐसे पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करता है जिसमें जो कंट्रीज हैं या जो मार्केट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो क्या हो, सिमिलर हो। दैट मीन्स सिमिलर टाइप के मेथड्स या तरीके को यूज़ किया जा सके। जैसे कि हम बात कर लें, मान लीजिए कि इंडिया और बांग्लादेश है, तो जो मार्केट है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मीनिंग में आप यहाँ देखिए फोर्थ, subsidiaries consider regional environment for policies and strategy formulation। जो भी स्ट्रेटजीज या पॉलिसी बनाई जाती है वो रीजनल एनवायरनमेंट को देख के बनाई जाती है। ये हो गया आपका सी। लास्ट है जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ग्लोबल। बिजनेस क्या करते हैं कि हर जगह के जो कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करते हैं थ्रू आउट ऑल दी मार्केट्स। जितने भी मार्केट्स हैं जहां पर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिमिलर एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को लॉन्च करता है बाय कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जियोसेंट्रिक आपका यहाँ पर क्या हो गया, कंपनीज व्यू द एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल कंट्री। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
ईपीआरजी फ्रेमवर्क पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप डिटेल में ईपीआरजी फ्रेमवर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज दी गई हैं और लिस्ट 2 में उसके ऑथर दिए गए हैं। सबसे पहला है थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये किसने दिया है? तो थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दिया है डेविड रिकार्डो ने। बी है थियरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। थियरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये दिया हुआ है माइकल पोर्टर ने। अगला है द परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी, ये दिया है गुस्ताव कैसल ने। ये हो गया आपका सी। और थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये दिया हुआ है एडम स्मिथ ने। इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज क्या करती हैं कि पैटर्न एनालाइज करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड का। ये जो थियरीज हैं ये एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे गुड्स को हमको ट्रेड करना है अमंग वेरियस नेशंस, कि जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एडवांटेजियस हो। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के लिए जो एडवांटेजियस है ट्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल स्पाइसेस है जो पुराने ज़माने से पुराने टाइम से चला आ रहा है, जिसमें हमें एडवांटेज है उसको ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट करने में। तो यही इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज बताती हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिटेल में मैंने इन थियरीज को डिस्कस किया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज सेट अप। ऑप्शंस हैं अक्टूबर 1947, नवंबर 1964, जनवरी 1995 या जुलाई 1991। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी कि गैट ये सेटअप हुआ था 30 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has propounded the theory of absolute advantage in his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation। ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, AC पीगू या फिर डेविड रिकार्डो। तो देखिए थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये दिया हुआ है एडम स्मिथ ने, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एडम स्मिथ ने एक बुक दी थी इन द ईयर 1776 जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो बुक है एडम स्मिथ की, इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन किया है। नेचुरल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके बेस पर, उनके इंटरैक्शंस के बेस पर। तो थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में इन्होंने क्या किया, काउंटर किया जो मर्केंटलिज्म का आइडिया था, और इन्होंने ये बताया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज दैट मीन्स एक कंट्री को जिस प्रोडक्ट को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसमें एडवांटेज नहीं है या डिसएडवांटेजियस है उसका इंपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Arrange the following international organizations according to their year of formation from earliest to latest। ऑप्शंस हैं GATT, WTO, UNCTAD और ASIDE। तो चलिए देखते हैं। GATT आया था आपका 30 अक्टूबर इन द ईयर 1947। ईयर क्या है? 1947। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO। WTO came into existence on 1st January 1995। नेक्स्ट है UNCTAD या UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपका आया ऑन 30 दिसंबर 1964। अगला है ASIDE दैट इज असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये आपका आया है मार्च 2002 में। ASIDE जो है ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू ये क्या करती हैं कि स्टेट्स को वेरियस टाइप्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि वो एक्सपोर्ट्स में एफर्ट लगाएं। तो चलिए अगर हम सीक्वेंसिंग देखें तो सबसे पहले क्या हो गया 1947, दैट मीन्स सबसे पहले क्या आया, गैट आया। दूसरा क्या हो गया 1964, दैट इज यहाँ पर क्या आया, UNCTAD आया। थर्ड हो गया 1995,
दैट मीन्स WTO, और लास्ट में लेटेस्ट है आपका असाइड जो कि आया है 2002 में। 1947, 1964, 1995 और 2002। तो ये आपका क्या हो गया, गैट क्या है, ऑप्शन ए पर हो गया आपका, अंकटैड सी पे हो गया, WTO बी है और असाइड क्या है, डी। तो ऑप्शन हो गया आपका ACBD, ACBD यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक अल्फ्रेड मार्शल हैज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म और वर्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऑप्शंस है मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तीसरा है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री और चौथा है ऑन रेंट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक आई थी इन द ईयर 1890। नेक्स्ट है, which of the following comes under the significant meaning of foreign exchange? Options हैं, it is used to denote the rate at which different monetary units are exchanged. दूसरा है, it is a process through which international payments are liquidated by different countries. थर्ड है, it indicates the rate of sale and purchase of foreign currency. फोर्थ है, foreign exchange situation in one country does not indicate the strength of the economy. ऑप्शन ए जो है, इट इज यूज टू डिनोट द रेट एट विच डिफरेंट मॉनेटरी यूनिट्स आर एक्सचेंज्ड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंटरनेशनल पेमेंट्स आर लिक्विडेटेड बाय डिफरेंट कंट्रीज, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल पेमेंट्स क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इंटरनेशनल पेमेंट्स जो होते हैं कंट्रीज के बीच में, ये क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से होते हैं, तो ये भी सही है। सी क्या है, इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर हमको फॉरेन करेंसी को सेल या परचेज करना है तो वो रेट क्या होगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। फोर्थ देखिए क्या दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इन वन कंट्री डज नॉट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, ये गलत है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा एक कंट्री स्ट्रेंथन होगी, उतनी ज़्यादा उस कंट्री की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग में यहाँ पर तीनों ऑप्शन ए, बी और सी रेलेवेंट या सिग्निफिकेंट मीनिंग को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ए, बी, सी ओनली। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो UGC नेट जून 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।